साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। इस वीडियो में हम जो है एडिटोरियल का जो है डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो में दो एडिटोरियल है। एक दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में है, अब तो प्राथमिकता में आया स्वास्थ्य, और दूसरा है बंद उत्पादन में कैसे बढ़ी अरबपतियों की जो है आमदनी। ये दैनिक भास्कर का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है स्वास्थ्य प्राथमिकता में कैसे आया स्वास्थ्य। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बता भी सकते हैं मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है जो है राइटर ने, जो है कि कैसे क्या है समस्याएं। तो राइटर शुरू करते हैं कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल जो फोटोज़ हैं उसमें जो है बिहार के किसी गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र की फ़ोटो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने वो बताते हैं कि वहाँ पे कटा फटा बोर्ड लगा है, कुछ जानवर उस जो है स्वास्थ्य केंद्र में बंधे हुए हैं, और 30 वर्षों से उस स्वास्थ्य उपकेंद्र का, उस गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र का यही हाल है। ठीक है, और कई बार इस पिछले 30 साल में कई बार देश राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारें चुनी गई, लेकिन वहाँ चुनावी मुद्दा नहीं बन सका ये स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक कराना या मरम्मत कराना, ये मुद्दा नहीं बन सका है। फिर ये बताते हैं, राइटर आगे बताते हैं कि उत्तर भारत के गाँव में यही स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं तो किसी किसी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है ही नहीं। ठीक है, और जहां है उसकी स्थिति बदहाल है। कहीं डॉक्टर नहीं है, तो कहीं जरूरी उपकरण नहीं है, तो कहीं कर्मचारी नहीं है, तो कहीं उसकी जो है बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद राइटर एक और उदाहरण देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद का इंदिरापुरम इलाके की एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताते हैं, जो गांव के एक किराए के मकान में है, जहां पे आने जाने की सुविधा भी दुर्गम है। ठीक है, अब इसके आधार पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है ये त्रिस्तरीय है, मतलब एक ग्रामीण स्तर पर, एक खंड स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। ठीक है, और इस डॉक्टरों की नियुक्ति जो है त्रिस्तरीय चिकित्सा सेवा के अंतर्गत किया गया है, परंतु 6 माह में जो डॉक्टर हैं वो भी जो है इन स्वास्थ्य केंद्रों पे बहुत ही कम जाते हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में हैं, और अपने घर में ही प्रैक्टिस करते हैं, घर से ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका कारण क्या है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे अगले जो है पैरा में राइटर बोलते हैं, जो अगला पैरा है उसमें राइटर कहेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका को देखते हुए कमज़ोर और मरते हुए लोगों को देखकर ये समझ में आ जाना चाहिए कि जनमत का दबाव अब सरकार की इस कल्याणकारी भूमिका पर होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि जो जनमत, मतलब जो जनता है, वो उनका जो वोट देने का पैटर्न है वो चेंज होना चाहिए। उन्हें अब क्या करना चाहिए कि जो पार्टी या जो उम्मीदवार स्वास्थ्य, शिक्षा इन पे बात करे, उसको जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि जो है जो इन को आगे बढ़ाए, जैसे धर्म, जाति, उपजाति, भाषा के आधार पर बांटते हैं। लेकिन अब कर क्या रहे हैं आजकल के जो वर्तमान में चुनावी पद्धति है, उसमें क्या होता है कि धर्म, जाति, उपजाति, भाषा बनती है, जिस आधार पर वोटिंग होती है। ठीक है, तो इसको ना बना के ये राइटर कह रहे हैं कि हमें जो है स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य पे बात करनी पड़ेगी। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, अगले पैराग्राफ में राइटर क्या कहते हैं कि जो है स्वास्थ्य पर कुल खर्च जीडीपी का मात्र 1% है। ठीक है, ये लिख लेना है, ये कई जगह इसका यूज किया जाएगा जब हम स्वास्थ्य के बारे में चाहे निबंध लिख रहे हों, चाहे आंसर लिख रहे हों, तो इनका समस्याएं में अब लिख देंगे कि जीडीपी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च है वो जीडीपी के 1%, लगभग मात्र 1% ही है। जबकि जो है स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार क्या है, कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसे 2.5% जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य इन्होंने बनाया है, लेकिन जो है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा ये लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी आर्थिक सर्वेक्षण अभी 2021-22 का सेकंड पार्ट जारी हुआ है, उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। मतलब उसमें जो है राइटर ने बताया कि उसमें बहुत कम पेजों में स्वास्थ्य क्षेत्र को निपटा दिया गया है। तो इस कारण सरकार, और इसका जो कारण है वो जो है राइटर सरकार को ना मान के जनता को मान रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे वो बोलते हैं यहाँ से इस वाले पैराग्राफ में वो कहेंगे कि आज़ाद भारत तत्कालीन नेताओं, जो आज़ाद भारत था उस समय के जो नेता थे, यूरोपीय मूल्य के पास जो हर नागरिक एक वोट समान होता है, इस आधार पर उन्होंने
ये फैसला लिया कि जो सभी को एक वोट का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत समाज कई स्तरों में विभाजित था, जबकि जो भारतीय समाज था वो कई स्तरों में विभाजित था और भारत के लिए ये व्यवहारिक नहीं था उस समय। ये ऐसा राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। राइटर के अनुसार अभिजात वर्ग के प्रभाव के नीचे नीचे के तबके हैं, या तो वो उदासीनता दिखाते हैं, या तो मतलब वो वोटिंग के प्रति जो है उदासीन रहते हैं, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर उन्मुख कर जाते हैं। और वो जो है जो सामूहिक शक्ति, मतलब जो इनकी सामूहिक शक्ति स्वास्थ्य उपकेंद्र या शिक्षा की जैसी बुनियादी सुविधाओं को लागू कराने होने चाहिए, वो ना होके वो जो है किसी जात की पार्टी या अपने जात के नेता के पीछे लग जाते हैं, ठीक है, उसको वोट ये देते हैं। तो ये राइटर का अपना तर्क है, ठीक है। तो अब आगे फिर राइटर क्या कहते हैं, यहाँ पे आगे जो देखेंगे तो आगे कह रहे हैं कि बजट पे भी अधिक खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर किया जाए तो जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिससे अच्छी सुविधा होगी, ठीक है, अच्छी सुविधा आएगी। लेकिन कुछ अब उदाहरण देते हैं, जैसे चमकी बुखार हो गया बिहार में, जो हर साल लगभग बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है। उधर तराई के क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर हो गया, जो उत्तर प्रदेश में कई लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। गोरखपुर में पिछले साल आपने देखा होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि फिर कोरोना लहर है जो की दमदार कहर है, जिससे जो है कई लोग जान गंवा चुके हैं। देश के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या करते हैं कि स्वास्थ्य के मध्य में प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो चीन की तुलना करके सरकारों की गलती बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब कारण क्या है, क्यों मतलब ये स्वास्थ्य क्षेत्र में हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि एम्बुलेंस का अभाव है, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। अभी जो कोरोना का सेकेंड लहर था, इसमें आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के अभाव के कारण कई लोग जो 100 थे अपने सर पर लाद के ले जा रहे थे, या ऑक्सीजन की कमी के कारण एक पिता थे जो अपने पुत्र की मृतक शरीर को जो है शरीर पर लाद के ले जा रहे थे। ये देखकर टीवी पर देखकर कुछ देर के लिए सरकार के लिए हम नाराज़ होते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है उस पे हम नहीं आते हैं कि इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि और तो हम ही दे रहे हैं ना। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा हमारी प्राथमिकता में नहीं है, ठीक है। राज्य की कल्याणकारी भूमिका दंडात्मक शासकीय भूमिका से बड़ी है। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा जो है हमारे प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे प्रश्न नहीं कर पाते हैं, हम डरते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पुलिस जैसी एजेंसी है जिससे वो हमें पिटवा सकते हैं। तो इस डर के मारे हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात जो है उनसे नहीं कर पाते हैं। जबकि ये राइटर कहते हैं कि जो राज्य की कल्याणकारी भूमिका है वो दंडात्मक जो शासकीय भूमिका है उससे बड़ी होती है, ठीक है। अब भारत में क्या है, नर्सों और डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। अब इसमें जो है एक डाटा दिया गया है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये हर जगह यूज होगा, यहाँ पे है, ठीक है। कहा गया है कि डॉक्टर और नर्सों की संख्या जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार कम है। भारत में क्या है कि 1000 लोगों पर केवल 1.7 नर्स हैं और 1404 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि WHO के अनुसार जो है 1000 लोगों पर 3 नर्सें होनी चाहिए और 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही उपयोगी डाटा है, इसको कहीं भी आप निबंध में या जब ये स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका पूछेगा कि कैसे इसको सुधारा जाए तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या हो रहा है, कैसे मतलब कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। अच्छी सुविधाओं के अभाव के कारण जो हमारे देश के नर्सें हैं, लगभग 59,000 डॉक्टर और 56,000 नर्सें जो है अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में सेवाएं दे रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की और हमारे यहाँ देश में क्या कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको संविदा पर नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उनको जो वेतन है उसमें अनियमितता रहती है और उनके कार्य के घंटे भी निर्धारित नहीं रहते हैं, जिससे और बुनियादी सुविधाएं का अभाव रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस स्तर पर डेवलप नहीं किया जाता है, ठीक है। और अब क्या करने की ज़रूरत है, तो सरकार को जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में है उपखंड स्तर पे है और जो जिला स्तर पे है, तीनों को आपको क्या करना होगा कि उसमें जो है अधिक निवेश करके जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेवलप करना होगा, ठीक है, जिससे कि वहाँ पे डॉक्टर्स आ सकें। और जो ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए अधिक से अधिक डॉक्टर और नर्सों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो जिला
अस्पताल है उसको जो है मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये राइटर आगे मतलब ये सजेशन देते हैं कि अगर आप जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में करेंगे तो उससे जो है डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। अब डॉक्टर कम क्यों हैं? क्योंकि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें सीटें कम हैं और जो प्राइवेट हैं उसमें पैसा मतलब उसकी फीस बहुत अधिक है, इसलिए जो डॉक्टरों की संख्या उस अनुपात में कम है। ठीक है, फिर अब कोरोना की तीसरी लहर, अब ब्रेन ड्रेन का क्या रीज़न है? जो डॉक्टर और अच्छे अच्छे डॉक्टर नर्सेज या जो भी हैं वो यहाँ पढ़ाई तो यहाँ कर रहे हैं भारत में, लेकिन वो जाके सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? विदेश में दे रहे हैं। तो हमारे देश का जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, इसको रोकने के लिए सरकार को जो है यहीं पे अच्छी सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में केवल सरकार से स्वास्थ्य ढांचे पर खर्च बढ़ाने की मांग ही नहीं की जा सकती, बल्कि वह सेवाएं भी दिए जो सरकारी कर्मियों के और कर्मियों के भ्रष्टाचार से लापरवाही से बचना होगा। देखिए अब कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार से भी बचाना होगा, साथ साथ जो है स्वास्थ्य ढांचे में खर्च को भी बढ़ाना होगा। ठीक है, इसी के साथ ये जो है राइटर इसके AK सिंह थे जिन्होंने ये लिखा था। तो ये जो है आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं जो इसको लिखा है अभय कुमार दुबे जी ने, और दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है, बंद उत्पादन में कैसे बढ़ी अरबपतियों की आमदनी। अब ये बताते हैं, ये कहते हैं कि विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना के मार से डगमगा रही हैं और सारी दुनिया अरबपतियों की संपत्ति असाधारण वृद्धि हो रही है। एक साल में लॉकडाउन से रोजगार और आमदनियों में, यहाँ पे ये बोलते हैं ये ओपनिंग स्टेटमेंट में कि रोजगार और आमदनियों में तेजी गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी जो अरबपतियों की जो आमदनी है वो 5 खरब से बढ़ के 13 खरब डॉलर हो गई है। उनकी जो है संख्या वो 700 से बढ़ के 2700 हो गई है। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? जबकि अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि उत्पादन जो है वो बंद था और पेट्रोल डीजल बिके नहीं, उतने बंद थी। ठीक है, और जो माल तैयार था वो बिका नहीं और GDP का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा था। तो कैसे इन अरबपतियों की संख्या बढ़ी और आमदनी इनकी कैसे बढ़ी? इसके जो रीजन बताए इन्होंने, पहला इन्होंने कहा कि महामारी से आई मंदी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने खजाने से 9 खरब का राहत पैकेज जो है स्टिमुलस जो है अर्थव्यवस्था में डाला। यह रकम जनता के जेब में जानी थी, लेकिन जनता के जेब में जाती तो मांग बढ़ती। ठीक है, जिससे कि अर्थव्यवस्था से मंदी कम होती। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है वित्तीय बाजारों में पहुंच गई, जहां स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट होते हैं पहुंची, और शेयर और प्रतिभूतियों के जरिए जो अरबपति हैं इनकी आमदनियों में शामिल हो गई, जिससे जो है अब ये देखिए 9 खरब डॉलर जो स्टिमुलस के रूप में दिया गया था, उसमें से अब 8 खरब डॉलर जो है इन अरबपतियों के पास आ गई। ठीक है, अब दूसरा रीजन ये बताते हैं, फिर भारत का उदाहरण देते हैं। भारत के 2 उद्योगपति थे, इतने अमीर हो गए कि वो जो है उसमें से एक के पास जो है GDP का 2.8% संपत्ति है और दूसरे के पास 1.7 GDP का 1% संपत्ति पहुंच चुकी है, जिससे कि अब ये दिखा रहे हैं कि भारतीय समाज में असमानता बढ़ती जा रही है इस कोरोना काल में भी। फिर अमीरों की संख्या और संपत्ति में जबरदस्त हुआ है, जबकि उत्पादक गतिविधियां के कारण नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं कि ये उत्पादक गतिविधियां की संस्कृति का असर है। ठीक है, राइटर मेनली जो है पूंजीवाद के विपक्ष में लिखना चाह रहे हैं, तो वही बता रहे हैं पूंजीवाद संस्कृति का असर है। भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति जो GDP के 20% के बराबर हो गई है। अब देखिए यहीं पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है और वो कहता है कि जो भारत में 1% जो अरबपति मतलब कि 1% के पास जो है देश की लगभग 50% संपत्ति है ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये असमानता है, इसको दूर करने के लिए तरह जो आगे उपाय है, उन्होंने ऐसा उपाय तो बताया नहीं है, बस चेतावनी दी है एक कि इसको जो है असमानता को कैसे दूर किया जाए। इसमें क्या हो रहा है कि गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो जो सामाजिक न्याय है उसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये 2 आर्टिकल आज मैंने निपटाए हैं। तो कल देखते हैं, जो भी आर्टिकल मुझे सही लगेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और के बताइए मुझे। ठीक है, धन्यवाद।